Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear students, on this channel, as a part of Crystal and Clear series, I have covered NCERT 6th and 7th class chapter wise. Today we will cover chapter 3rd Mineral and Power Resources. पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अभी तक हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 हम उसका पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आप लोग मुझे ये बताइए कि कोई भी रिसोर्स हमारे लिए वर्थ कब हो जाता है, ठीक है। आप मुझे पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। इससे मुझे ये पता रहेगा कि आपकी कितनी लर्निंग हो रही है और आपके लिए मैं कितना यूजफुल हूँ। क्या मैं आपके लिए वर्थफुल हूँ या फिर मैं आपके लिए एक रिसोर्सेज, नॉर्मल रिसोर्सेज बन के रह जा रही हूँ। तो मुझे वर्थ बनना है। मैं आपके लिए वर्थ कब बनूंगी, आप मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है, ये अपने आप में एक रिसोर्सेज है, ठीक है। आप मेरे लिए एक रिसोर्सेज हो सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एक रिसोर्सेज हो सकती हूँ, राइट। ओके, नाउ हम जो चैप्टर 2 है उसमें लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं और हम पार्ट 1 में मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने नॉन मेटेलिकल एंड मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। अब आप मुझे ये बताइए कि जो नॉन फेरस और फेरस जो मिनरल्स होते हैं, आप मुझे उसमें एक दो एग्जांपल्स मुझे बताएं, सो दैट मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि हाँ, आप लोगों के माइंड में कुछ जाग रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डायनेमिक वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको थ्रू द पिक्चर, आपको हर एक चीज का पिक्चर एनिमेशन दिखाती हूँ, सो दैट आप देख कर उसे समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बोलते हैं तो कई बार सामने वाले की बात हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं या फिर हम सुनते हैं तब हमें हमारे माइंड में एग्जिस्टेंस कर जाती है। तो आपको 90% प्लस 90 प्लस माइंड में आपको रिकॉल होना चाहिए। सो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस बात की गारंटी जरूर दूंगी कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में हैं, तो ये आपके लिए और यूजफुल रहेगी और आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने माइंड सेट बनाया हुआ है कि नहीं, मैं 8th क्लास में हूँ लेकिन मुझे जैसे ही मैं 12th करूँगा तो मुझे कोई एग्जाम गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैं इस बात को लिख कर दे सकती हूँ। अगर आप पूरी ईमानदारी से इसे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दूंगी कि आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसमें एडवांटेज सबसे ज्यादा सोशल साइंस का है, जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कोई भी सोशल साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई हूँ, वो आप सोल्व करें तो आपको इससे अपना स्कोर पता चलता रहेगा। गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने माइनिंग की बात करी थी। तो हम 3 तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। पहला, ओपन कास्ट माइनिंग। मैंने आप लोगों को थ्रू द पिक्चर आपको बहुत क्रिस्टल एंड क्लियरली दिखाया था कि किस तरीके से माइनिंग होती है। ओपन कास्ट माइनिंग किस तरीके से होती है और उसकी माइनिंग का मेथड अलग है, तो वो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। तो आपको याद आ रहा होगा कि मैं जैसे ही ओपन कास्ट माइनिंग बोल रही हूँ तो आपके माइंड में रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर आपने वो सारी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपके माइंड में रिकॉल हो रहा होगा, है ना। सेकंड, हमने डीप ड्रिलिंग माइनिंग के बारे में पढ़ा था और हमने क्वेरिंग माइनिंग के बारे में पढ़ा था। डीप ड्रिलिंग माइनिंग को हम किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइए कि सबसे सिंपल वे में माइनिंग कौन सी होती है, डीप ड्रिलिंग, ओपन कास्ट माइनिंग या फिर
क्वेरिंग। तो आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, तो हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था कि, और हमने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी वो लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है मिनरल्स की, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जैसे कि चीन जो है टीन एंड टंगस्टन की सबसे ज़्यादा उत्पादक वहाँ पर होता है। तो आप इस तरीके से यूरोप, एशिया, फ्रांस एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो हमने इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ही कॉन्टिनेंट हमने देखे थे। ठीक है, तो आप उसे एक बार रिवाइज करें, अगर आपको याद आ रहा है दैट इज़ गुड, और एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गली मेमोरेबल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। We will discuss today content distribution in India like iron, bauxite, manganese, copper, gold and salt। तो हम थ्रू द पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ये आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड एंड साल्ट कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स के बारे में। यूजेस ऑफ मिनरल्स के बारे में मुझे याद आया कि आप लोग मुझे ये बताइए कि आप डे टू डे लाइफ में मिनरल्स का यूज़ करते हैं, तो आप कौन कौन से मिनरल्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम कन्वेंशनल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पावर रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल फायरवुड, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स के बारे में हम देखेंगे। नाउ वी विल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर। टाइडल एनर्जी के बारे में हम देखेंगे एंड बायोगैस के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, so distribution in India. If we talk about distribution in India, like iron, if we talk about iron, iron has deposits of high grade iron ore. So देख लेते हैं iron. The minerals is foundly mainly in Jharkhand, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो हमें इन स्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं, आप लोग ये मैप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ if we talk about bauxite, तो bauxite मेजर bauxite producing area are झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो हमें यहाँ पर दो जो स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात एंड तमिलनाडु बॉक्साइट में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आयरन, और महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलते। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आयरन और जो स्टेट्स हैं प्रोड्यूसर, उन्हें आप करेक्ट लगाइए। जैसे कि आपसे पूछ लिया तो आपको क्या कर देंगे कि आपको आयरन ओर के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र या तमिलनाडु दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं सिमिलर हैं मिनरल्स के प्रोड्यूसर, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। ठीक है, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो, और नॉलेज जो है शेयर करने से और बढ़ती है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हैं, सो दैट उन्हें लगता है कि जो मेरी फ्रेंड्स है उसका वो सक्सेस हो गई और मैं नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप किसी एक का बेनिफिट हो रहा है तो सामने वाले का भी बेनिफिट होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से उसे ले रहे हैं। सपोज दैट आप खाली वीडियो देख रहे हैं या फिर आप उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन भी करते हैं या रिवीजन भी करते हैं। आई होप मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो कोई आपको इशू नहीं होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मेरा एक मोटिवेशन का सोर्स है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर एक मोटिवेशन होगा। मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी और डायनेमिक वे में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। सो ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट पोटेंशियल ऑफ इंडिया।
सो हमारा यहाँ पर जो है हमारा लार्जेस्ट जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हमारा कर्नाटका और कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ये हमारा जो है गुजरात। तो हमें इस पोर्शन में देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर ईस्टर्न घाट लार्जेस्ट मेटलर्जिकल ग्रेट बॉक्साइट बेल्ट ऑफ इंडिया हैविंग अबाउट 2.4 बिलियन टन्स ऑफ लेटरेटिक बॉक्साइट रिसोर्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वेज फाउंड मिका, आपने देखा होगा। सो हम देख लेते हैं मिका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, आपको देखने को मिलेगा बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो आप ये लोकेशन जो है मैप में आप देख रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए, ठीक है। एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, और एक दो बार रिवाइज करेंगे, दैट इज इनफ टू मेमोराइज इट। पर कॉपर इट्स मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, आप देख लेंगे यहाँ पर वेस्टर्न साइड में हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, देन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में हमें ये कॉपर देखने को मिलता है, ठीक है। मैग्नीज इज मेनली डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये आप मैप में देख रहे हैं ना, ये जो एरिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है। अबाउट लाइमस्टोन इन इंडिया, सो लाइमस्टोन मेजर इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। सो आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि यही जो एरिया है, यही जो स्टेट्स हैं, इसी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं मिनरल्स वगैरह, है ना, क्योंकि यहीं पर ये चीज़ें सारी यही चीज़ें यही स्टेट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये कॉमन सी चीज़ याद रखनी है ना। अगर हम बात करें तो गोल्ड कोलार इन कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर हमें गोल्ड देखने को मिलता है, हैज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। These mines are among the deepest in the world, which make mining of this area a very expensive process. तो ये जो गोल्ड है ये काफ़ी माइनिंग जो होती है इसकी बहुत एक्सपेंसिव होती है, और इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। If we talk about salt, salt it's obtained from seas, lakes and rocks के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डिबेट चल रही थी कि इंडिया और भारत, कि हम के इंडिया को भारत बोले, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया को इंडिया ही बोला जाए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जिससे जो चाहे इंडिया बोल सकता है, जो चाहे भारत बोल सकता है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है ना। तो इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो एक्सपोर्ट करता है सॉल्ट को। गॉट इट। वी टॉक अबाउट यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है मिनरल्स का। अगर हम यहाँ पर देखें जेम्स, जेम्स जो है वो ज्वेलरी में हमारे काम आते हैं। ये हार्ड एक स्टोन टाइप का होता है, कई बार इसे लोग ईयर रिंग के अंदर लगवाते हैं या फिर ज्वेलरी में, ईयर में या फिर नेकलेस वगैरह में लगवाते हैं। दिस आर सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ फॉर ज्वेलरी। कॉपर्स इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरी थिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप। एंड अगर आप कॉपर का यूज़ देखेंगे तो हमारी जो वायर्स वगैरह होती हैं उसके अंदर हमें कॉपर्स देखने को मिलता है। या फिर अगर हम एशियंट एरा से अब तक का देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स नज़र आते हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हर एशियंट एरा में, हर एक एरा में आपको कॉपर के कॉइन या फिर सिल्वर के कॉइन दिखाई देंगे और अलग अलग शेप में देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि आप सिलिकॉन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन। सो सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इन ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। देन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग
इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो मिनरल्स जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये जो है हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं हमें इसे बनाने में। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स को, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच मोर स्मॉलर देन रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम these मिनरल्स। सो इनका कंजप्शन, इनका फॉर्मेशन जो है, कंजप्शन ज़्यादा है, फॉर्मेशन इसका बहुत ही कम मात्रा में है। एंड ह्यूमन कंज्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके जो यूजेस हैं हमें रिड्यूस करने चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम इसे बहुत कम यूज़ करें। एंड अगर हो सके तो हम इसे रीयूज़ में ला सकें या दूसरे शेप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं इसको। सो आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी मिनरल्स हैं, ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो आप उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में सोचें और उसके ऊपर एक्ट भी करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट आपके जो वैल्यूएबल जो थिंकिंग होती है, ये आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत ही कारगर होते हैं जो कि सबके काम आ सकते हैं। तो आप अपने अपने एक एक दो दो एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, हम इसे कई बार ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, है ना। और इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। मिनरल्स भी बहुत सारे टाइप के हैं और इनके अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया था पावर एंड इसके रिसोर्सेज। तो आप मुझे पावर और रिसोर्सेज के बारे में बताइए कि कौन कौन सी एनर्जी होती है पावर के अंदर। चलिए, मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करते हैं। क्या आप जब घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, अपने घर की लाइट ऑफ करते हैं या खुली छोड़ जाते हैं? और अगर हम इसे खुली छोड़ जाएं तो हमें किस तरीके के नुकसान देखने को मिलते हैं, क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है? और अगर आपने रियलाइज़ किया है तो उसके लिए आपने कौन से एक्शन लिए हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से सनीज मदर और सनी की जो है ये स्टोरी है जो कि हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसमें यही सारी बातें दी हुई हैं कि जब हमें बाहर जाना चाहिए तो लाइट को ऑफ करना चाहिए, फैन को ऑफ करना चाहिए, या और गैजेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनको हमें स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर हम अपना पानी का गीज़र ऑन किया हुआ है तो उसे ऑफ करना चाहिए। या फिर अगर हम किसी और चीज़ को, वाटर को हम वेस्ट कर रहे हैं तो उसे भी हमें कंजप्शन करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सालों बाद या हम बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत कॉस्टली हमें ये चीज़ें पड़ती हैं, तो हमें इसे सेव करना चाहिए। जैसे कि डे टू डे लाइफ में लोग इतने एडवांस होते जा रहे हैं, साइंस का इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर आज हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो क्या आज हम लोग मिल रहे होते, आप लोगों को के साथ मैं कनेक्टिविटी में होती नहीं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो भी ये जो लाइफ है, आप अपने घर पर बैठे बैठे बिना किसी क्लासरूम में आए हुए, बिना किसी फिजिकल क्लासरूम में आए हुए आपकी क्लास हो रही है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी किसी, अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस कोरोना के काल में आप लोग अपने घर पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं विदाउट एनी कहीं पर गए हुए, या फिर स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन किसी को इनरोल किए हुए जा रहे हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस लाइफ स्टाइल को शॉर्ट बनाया है, फास्ट बना दी है हमारी लाइफ को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बनाया है। अगर हम यहाँ पर पावर और एनर्जी की बात करें तो इसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान, बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया है। लोग आजकल क्या करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं और अगर किसी से बात करे बिना, किसी से मिले बिना, किसी एक दूसरे फ्रेंड से मिले बिना, उसके घर जाए बिना
वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो बहुत ही लाइफ को बहुत शॉर्ट बना दिया है ना। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, और हम इसका जो यूज़ करते हैं पावर का इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों का एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। पहले लोग घोड़े पर चला करते थे, किसी एनिमल्स वगैरह का सहारा लिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर इसके बाद गाड़ी आई, बस आई, कार आई, और अब मेट्रो बन गई है। तो कितना ज़्यादा इजाद हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में भी और थ्रू द टेक्नोलॉजी के साथ। नाउ हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं एंड डिफेंस भी कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही हमारी लाइफ को बहुत ही सुटेबल एंड एडवांस बना दिया है। हम बशर्ते हम इसका सही यूज़ करें, गलत यूज़ करेंगे तो गलत उसके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। Now, power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. So, power को भी टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देख लेते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में हम कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल चीज़ें देखेंगे। कॉमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। नॉन कॉमर्शियल में फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राइड डग्स, ये हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्टेज से हमें देखने को मिलता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो हम इसे काफ़ी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल यूज, कन्वेंशनल सोर्सेज। सो कन्वेंशनल सोर्सेज का हम यूज जो जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल रिसोर्सेज लाइक फायरवुड, fossils and fuels are two mainly conventional energy sources। तो फायरवुड, अगर हमसे कोई कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंसेस पूछें तो हम इसका एग्जांपल क्लियर कट दे सकते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज में वो फायरवुड एंड फ्यूजल्स एंड फ्यूल्स आएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम फायरवुड्स की बात करें तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। आज भी लोग गाँवों में क्या करते हैं कि चूल्हे पर खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है। तो इन आवर कंट्री more than 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड्स। और कहीं कहीं जहाँ पर शहरों में भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जहाँ झोपड़ी में लोग रहते हैं वहाँ उस एरिया के आसपास आपको ये एक्टिविटी देखने को भी मिल जाती है, ठीक है। नाउ फिजल्स फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो फिजल्स फ्यूल्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के वेस्टेज जो होते हैं लीव्स वगैरह, एंड एनिमल्स आर बरीड, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो वेस्टेज हो जाते हैं या फिर वो सड़ जाते हैं और वो दब जाते हैं तो उससे क्या बनता है, ये हमारे फ्यूल्स बनते हैं। सो देख लेते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स which have buried under the earth for millions of years got converted by the heat and temperature into fuels and fuels। so इसका प्रोसेस क्या है, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं, ह्यूमंस भी डिके हो जाते हैं, प्लांट्स डिके हो जाते हैं, तो वो काफ़ी सालों बाद, नहीं काफ़ी मिलियंस ईयर एगो तक वो कन्वर्ट्स होते हैं। उसका प्रेशर और जो हीट और प्रेशर जो चाहिए होता है जो उसे मिल जाता है, तो ये फ्यूजल्स और फ्यूल्स, जो फ्यूजल्स हैं वो फ्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। फ्यूजल्स फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, natural gas are mainly sources of conventional energy। Okay, now the reserves of these minerals are limited। ये लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं। द रेट ऑफ विच एट ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम them for greater than rate of their formation, so these are likely to be exhaust soon। so आप इस चीज़ से क्या समझते हैं
कि जब ये इतने लिमिटेड है और पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कंजप्शन ज़्यादा मांग रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए। कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे इस्तेमाल में करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और रिड्यूस करके फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसे रीयूज कर सकते हैं एंड रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये इसके बहुत ही मेनली जो रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ही कम तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। हम यहाँ पर फ्यूजल्स एंड फ्यूल्स की और बात करें तो उसमें हमारा कोल आएगा। दिस इज द मोस्ट abundantly found fuels for. It is used as domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and generate electricity. तो हमें ये क्या बनाते हैं, generate electricity को भी में भी काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो हम कोल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, thermal power. The coal which we are using today was forming millions year ago. Then with giant funds and fumes are got buried under the layer of the earth. So आपको इस तरीके की पेड़ पौधे दिखाई देंगे काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर जो उसकी लैंड है वो काफ़ी ह्यूमिडिटी वाली नज़र आएगी। तो अगर वैसे दिखती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो उसके लीव्स वगैरह होते हैं, फ्यूल्स फंड्स जो होते हैं, ये इसके अंदर दब जाते हैं और फिर यहाँ से ये जनरेट होता है। ठीक है, coal is therefore referred as a buried sunshine. The leading coal producer of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France also. The coal producing area of India, Raniganj, झारिया, धनबाद एंड बोरोको इन झारखंड। तो हमें यहाँ ये झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी। ठीक है, ऑयल की हम यहाँ पर बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस की, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम यहाँ पर देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा, जो ऑयल है इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द टैंकर, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। देन अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्प्लेज एंड गैस लीकेज। यहाँ पर जब कई बार आप देखते हैं कि गैस वगैरह लीक हो जाती है तो फिर किस तरीके के हजार्डस देखने को मिलते हैं हमें। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, और जब इसके वजह से पॉल्यूशन हो जाता है तो रेन किस तरीके की होती है, एसिड रेन होती है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज नॉट इजी। ओके, एंड एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं नेचुरल गैसेस के, इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइपलाइन, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। सो हमें ये ऑयल से ज़्यादा नेचुरल गैस सस्ती पड़ती है। ठीक है, नाउ हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की और बात कर लेते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। फायरवुड जो है उसके एडवांटेज देख लेते हैं। इजी एक्सेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। एंड डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी होता है, पॉल्यूटिंग होता है, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफोरेस्टेशन का भी एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम पेड़ पौधे काटेंगे तो ज़्यादा हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, देन अगर हम कोल की बात करें तो कोल के एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो पॉल्यूटिंग सोर्सेज, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। एंड अगर हम यहाँ पर हाइडल पावर की बात करें तो हाइडल पावर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। अभी हम हाइडल को देखेंगे। नॉन पॉल्यूटिंग, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चीप। तो हमें ये देखने को मिलते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इन इंटरनेट्स लो, एक्सपेंसिव टू सेटअप। तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर पेट्रोलियम की बात करें तो इसका पेट्रोलियम का ओरिजिन जो वर्ड है, हम इसे 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं और ये लैटिन वर्ड्स है। अगर हम इसको पेट्रो को डिफाइन करें तो पेट्रो मीन्स होता है ऑयल,
पेट्रो मीन्स होता है रॉक और लियम मतलब होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम्स मीन्स रॉक ऑयल। ओके, अब आप भूलेंगे नहीं, कहीं पर भी आपको पेट्रो दिख जाएगा तो इट मीन्स रॉक और लियम मीन्स ऑयल। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पर द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल। सो आपके जो आप कार वगैरह चलाते हैं तो आप पेट्रोल यूज करते हैं एंड कीप योर साइकिल एंड स्क्वेयरिंग बोथ बिगन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, है ना। इट इज फाउंडली बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। हमें ये चीज़ें फाउंड होती है। नाउ अगर हम बात करें रिफाइनरीज एंड प्रोसेस द क्रूड ऑयल प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल। हम जो क्रूड ऑयल होती है उससे हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन, वैक्स एंड प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, हम ये देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। हम से क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। And the chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producer are USA and रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया में ये हमें देखने को मिलता है। तो एक बार आप इन कंट्रीज़ के मैप को ज़रूर देखें सो दैट आपको ये अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है, सकते हैं वर्ल्ड कंट्रीज में कि प्रोड्यूसर एरिया जो है यहाँ पर हमें रशिया और कनाडा देखने को मिलेगा, वेनेजुएला हमें साउथ अफ्रीका में अमेरिका में दिखाई देगा एंड हमें लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत में हमें ये ऑयल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम एंड रशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप इस वर्ल्ड मैप को ज़रूर देखें। अबाउट द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम में हमें देखने को मिलता है, बॉम्बे हाई में, इन मुंबई में, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर में हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इट्स रिलीज विद क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट कैन बी यूज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं एंड नेचुरल गैस में हमें कहाँ मिलता है, रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैसेस। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप ये जानते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को हम बोलते हैं, कई बार इसके जो फुल फॉर्म है किसी भी मतलब मोस्टली वन डे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो आप बता सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। It is a popular eco-friendly automobile fuel as it is causes less pollution than petroleum and diesel। जो पेट्रोल और डीजल से जो गैस पॉल्यूशन होता है वो सीएनजी से नहीं होता है, इको फ्रेंडली है ना। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात करी नेचुरल गैस की, तो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्वेशन ऑफ देयर ओन। तो बहुत कम कंट्री है जहाँ पर ये नेचुरल गैस पाई जाती है। Decrease in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at the alarming rate। So जो हमारा fossil fuels का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ना, उसकी वजह से जो हमारा ये हमारे लिए खतरे की घंटे है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी या ना के कगार पे आ जाएंगे अगर हम इसका ओवर यूज़ करेंगे। ठीक है, The oxide pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern। अच्छा, आप लोगों को ये भी देखना है कि जो भी चीज़ें हैं हम पढ़ रहे हैं या हम इसे रीड बिटवीन द लाइन कर रहे हैं तो इसका मकसद इसके पीछे क्या है, कि हमारा एग्ज़ाम ही क्रैक करना है या फिर कुछ और है, कि हम इसे लाइफ में इसे सीखें, इससे सीखें और हम इसे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो आप ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर इसे आप डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्ट को इन जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसे एक्ट करेंगे, अपने एक्ट में लेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा।
क्योंकि आप पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर अमल ना करें, इसे सेव ना करें, तो ये एक वेस्टेज ऑफ लर्निंग रहेगी। ठीक है, तो हमें हमें लर्न करना है बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। ओके, द टॉक्सिक pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern, and unchecked burning of fossil fuels like unchecked dripping depth which can eventually run out dry. This has led to tapping of various non-conventional sources of the energy that are cleaner alternative to fossil fuels also. अगर हम यहाँ पर फ्यूजल्स एंड फ्यूल्स की बात करें, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वाटर जो है इनटेक हो रहा है, वाटर जा रहा है, ये वाटर टैंक है ना। इसके अंदर से वाटर फ्लो होते हुए यहाँ पर जा रहा है टर्बिन में, और टर्बिन से घूमते हुए और यहाँ पर जा रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हो रही है, टरबाइन से यहाँ पर घूमती है, जनरेटर होता है, देन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म होते होते यह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म तक पहुँचती है एंड यहाँ से घरों में लाइट जाती है। सो आप देखेंगे हाइडल पावर रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन ए डैम, एक डैम के अंदर बना लेते हैं, एंड मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, और बहुत हाइट में उसे रख देते हैं, एंड फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इनसाइड द डैम, आवर टर्बिन plates is at the bottom of the dam, or the moving plates then turn the generator to produce electricity, and this is called hydroelectricity, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना। The water discharge after the generation of the electricity is used for irrigation, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो सकता है, हो जाती है, तो हम इसका इरिगेशन में यूज कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द हाइडल पावर, 1/4 जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसी से यूज होती है, प्रोड्यूस होती है हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइडल पावर का यूज़ होता है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन आर इंडिया, जैसे भाखरा, नागल जो डैम है, यहाँ पर गांधी सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, एंड दामोदर वैली डैम है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये सारे डैम कहाँ पर हैं, कौन से एरिया में लोकेटेड हैं? तो सबके अलग अलग बताइए, भाखरा नागल के बारे में, गांधी सागर के बारे में, नागार्जुन के बारे में, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों को ये पता है कि ये नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड की जिसने ये डेवलप किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को। नाउ आप मुझे ये भी बताएं कि द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इन द स्कॉटलैंड। तो ये चीज़ें आप मेमोरी में, कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो है टर्बिन सर्किल करता है, ये विंड टर्बिन है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर ये घरों तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये आप देख लेते हैं। Talk about non-conventional sources. So non-conventional sources of energy, the increasing use of fossil fuels leading to its shortage. It is estimated that the present rate of consumption continue, the reserve of these fossil fuel will get exhausted. Moreover, their are used also cause environmental pollutant. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. So आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर हम लग जाते हैं उसे रिप्रोड्यूस होने में, तो क्या कर सकते हैं हम, सोलर एनर्जी, जिस तरीके से हम सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विंड से हम जब तूफान वगैरह आता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, टाइडल वगैरह जो आता है तो हम उससे भी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। ये हमारा एक तो हमारा ये इसमें ज़्यादा कंज्यूमिंग भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है,
ठीक है, एक ये चीपेस्ट है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस चीज़ को ईजाद कर सकते हैं और नेचुरल वे में हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे और डिटेल में देखते हैं। एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके की शीट्स लगा देते हैं और फिर यहाँ से सन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट एज एवरी डे। सोलर एनर्जी, ये जो सन है ये इसकी लाइट जो है, सन्स की लाइट जो है वो हमेशा हर दिन आती है, तो हम इसे क्यों ना सोलर को एनर्जी में चेंज कर लें। तो सोलर एनर्जी टैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स to produce electricity. Many of these cells are joined into solar plants to generate wind blow. अब हम विंड से भी कर सकते हैं। विंड फॉर्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production areas. Power for heating and light purpose. The technology of utilizing solar energy benefits for a lot of tropical countries. आप लोग मुझे ट्रॉपिकल कंट्रीज की नेम्स बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन से ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं दैट आर ब्लेस्ड विद एबंडेंस एंड सनशाइन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सनशाइन होता है। Solar energy is also used solar heater, solar cooker, solar dryer, besides being used for community lighting and traffic signals also. So हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते हैं सोलर का, सोलर एनर्जी को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। About energy advantage and disadvantage. विंड एनर्जी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। नॉन पॉल्यूटिंग एडवांटेज है कॉस्ट, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार सेट करने के बाद इसके ऊपर कोई बहुत कम खर्चा आता है। सेफ एंड क्लीन एनर्जी होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलता है। विंड्स मिल कॉस्टली टू सेटअप, जब हम इसे सेटअप करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एंड डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन हो जाता है, हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए होता है। अगर हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करें, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज इन एग्जॉस्टिबल होता है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज। एंड डिसएडवांटेजेस मीन्स एक्सपेंसिव होता है, डिफ्यूज सोर्सेज होते हैं टू गेट वेस्टेड। एंड यहाँ पर टाइटल एनर्जी की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग इनएग्जॉस्टिबल एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डिफिकल्ट टू हार्नेस। देन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर हम बात करें इसमें तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एडवांटेज इसका है एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की तो जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्टेज एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। नाउ अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे, तो एडवांटेज क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल हमें यह देखने को मिलता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट इट। एंड अगर हम बायोगैस की बात करें यहाँ पर तो ये एडवांटेज में रहेगा, लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट एंड मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसे जानने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियर पावर को हम। Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। These fuels undergo nuclear fission in the nuclear reactor and emit the power also. जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख रहे हैं, the greatest producer of nuclear power and USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have largest deposits of uranium. So आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया में यूरेनियम कौन सा स्टेट प्रोड्यूसर है, तो झारखंड एंड राजस्थान आप याद रखेंगे। ओके, थ्योरियम इज फाउंड लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोटाइज सैंड ऑफ केरला में। कहाँ पर पाया जाता है? मोनोजाइट सैंड इन केरला के अंदर। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan,
नरोरा इन यूपी एंड काइगा इन कर्नाटका में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy, heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go up deeper. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर ही अंदर जाएंगे हमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी देखने को मिलता है। Sometimes has this heat energy में सरफेस, और ये सरफेस पर आ जाता है itself from the हॉट स्प्रिंग, जिसे हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज इन जनरेट पावर। सो हम इससे भी एनर्जी का भी यूज करके हम जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करके इसे जियोथर्मल एनर्जी के अंदर यूज कर देते हैं। टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, अच्छा मुझे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि टाइडल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, जैसे कि नीप टाइडल एंड स्प्रिंग टाइडल, इसके बारे में आप बताइए। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इन आल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी hardened and building dam at narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and Gulf of Kutch in India have huge tidal mills in the form. So इस तरीके से हम टाइडल से भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस। बायोगैस organic wastes such as dead plants, animals, material, animal dung, and kitchen waste can be converted into gas house fuel, are also called gas biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester and emit biogas, which is essential or mixture of the methane and carbon dioxide. तो हम जो इस मिक्सचर को है, वेस्टेज ऑफ मिक्सचर को है, इसके अंदर डिकम्पोज करते हैं थ्रू द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। एनर्जी is everywhere, but we can see the harshening. This energy is both difficult as well as costly, and each one of us can make a difference, but not wasting energy. Energy saved is energy generate. Act now, make brighter energy. So इस एनर्जी को हमें ना कन्वर्ट करना पड़े, मतलब कन्वर्ट मिनिमम करना पड़े, तो हमें वेस्टेज ही नहीं करना है, चीज़ों को हमें बहुत सही यूज़ करना है, सो दैट हम अच्छी लाइफ स्टाइल को जी सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग entire video. So video like, subscribe and share with your friends, and also comment box में आप अपने comments लिख सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सो दैट मैं आपको उसे कंसिडर करके आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो ला सकूं। So thank you very much.